नमस्ते टू एवरीवन। मैं हूं अमर और आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। आज मैं हूं चंदन रॉय संजाल के साथ, उन्हीं के घर पे जो मेरे को बहुत पुराने टाइम्स में लेके चला गया है। हेलो चंदन, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं थैंक यू फॉर कमिंग होम। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। और काफी शांति वाला एरिया है। यही इसीलिए आपने घर लिया क्योंकि आर्टिस्ट को हाँ, chaos से दूर रहना चाहिए। chaos से दूर रहना चाहिए और जितना आप अंदर से शांत होंगे आपके परफॉर्मेंस में वो शांति दिखेगी, कामनेस, ठहराव। दो टाइप के एक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सीडेंटल एक्टर और एक होते हैं जिनको बचपन से पता होता है कि उनको बड़े होके एक्टर बनना है, जो अपने आप को शीशे में देखते हैं, टीवी में कुछ गाना बज रहा होता है तो डांस करते हैं या फिर एक्टिंग करते हैं। चंदन अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। द फैमिली आई कम फ्रॉम, हम लोग मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे। स्कॉलर? हाँ, मतलब स्कॉलर तो पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब मेरे माँ बाप बड़े खुश थे बचपन में मेरे से, क्योंकि कभी भी स्कूल में कोई कंप्लेंट नहीं आती थी। टीचर जब भी जाते थे स्कूल तो टीचर हमेशा तारीफ़ करते थे। उस हिसाब से मेरे माँ बाप बड़े ही वो थे, कंटेंट थे कि यार ये बड़ा होके कुछ ठीक ठाक नौकरी वोकरी करेगा या IAS ऑफिस जो भी है, सर इंजीनियर डॉक्टर ये सब बन जाएगा, लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन एक्चुअली मैं बचपन में स्कूल में नाटक वगैरह करता था, लेकिन वो जो हर स्कूल में हर कोई करता, हाउस फंक्शंस में छोटे छोटे रोल, ये सब मस्ती, मज़ा आता था। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ओके, होम टाउन में? हाँ, दिल्ली में। हाँ, तो जब वो करा तो बहुत ज़ोर से लगा फिर मेरे को, और जब ज़ोर से लगा तो फिर मुझे लगा कि यही करना है मेरे को। जोर से तभी लगता है जब वैलिडेशन मिलती है। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ, मैं स्टेज पे गया ना तो मैंने ऑडियंस को पहली बार देखा, अप्रिसिएशन सुना, और एवरीबडी वाज इन द डार्क एंड आई फेल्ट अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। मतलब अगर जिसने स्टेज नहीं किया है, मतलब अगर आप रंगमंच या स्टेज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। वो जब स्टेज पे जाने के बाद, जब आप पहली लाइन बोलते हैं, जब ऑडियंस पहला ताली बजाता है और लास्ट में ऑडियंस मिल के ताली बजाते हैं, या ऑडियंस ताली बजाते नहीं है जब किस दिन ख़राब शो होता है, तो ये जो सारे जो फीलिंग्स जो एक्टर गुजरता है ना, ये सिनेमा में नहीं मिलता है। सिनेमा में ऐसा होता है कि जैसे आपका शो या फिल्म रिलीज़ हुई, लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन वो एक डिस्कनेक्ट होता है। तो नाटक में आपको तो वो जो सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस मुझे पता चला, तो वहाँ से फिर मैं वो एक्सीडेंटली मैं गया फिर से, लेकिन हो गया फिर वो सब। वहाँ पे एकदम इंस्टेंटली वैलिडेशन। तो घर का माहौल कैसा था? क्योंकि अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और माँ बाप एक सेट फ्यूचर देख लें और फिर अगर आप फील्ड चेंज करो, वो भी ऐसी फील्ड जिसमें शायद उनको मतलब वो भी अपनी जगह पे सही है, अगर क्योंकि हर माँ बाप को थोड़ा डर होगा कि ये कौन सी फील्ड है, तो उन्होंने क्या कहा? सपोर्ट फुल था कि वो बोल रहे थे कि एक बैकअप ऑप्शन रखो और ये करते रहो ऐसा? नहीं, सपोर्ट मतलब दे वर वेरी अगेंस्ट इट। सपोर्ट तो नहीं था। सपोर्ट मतलब कैसा था कि वो उनको वो डर गए, वो लोग सहम गए, दे गॉट लिटिल स्कैर्ड कि यार उनको लगा कि आई एम लाइक दे कैन बेट ऑन दिस हॉर्स, कि सब कुछ सही चल रहा है ना आपका, सारे बॉक्सेस टिक्ट हो रहे हैं। 17 साल की उम्र में बोलते हैं नहीं अब मैं नाटक करूँगा, मुझे और कुछ नहीं करना लाइफ में, पढ़ाई भी नहीं करनी है। मैं कॉलेज नहीं जाता था, रिहर्सल पे जाता था, रात को 12-12 1-1 बजे आता था, कई बार रात को घर नहीं आता था। तो उनको लगा कि लड़का आवारा हो गया है, तो मतलब दे वर इन शॉक कि व्हाट जस्ट हैपेंड। तो उससे नाटक का नाम और ख़राब हो गया कि नाटक में ऐसे ही होता है। जो नाटक में गया वो गया, बर्बाद हो गया, ज़िंदगी बर्बाद होगी, अब क्या होगा। फिर मैं धीरे धीरे मतलब होम ट्यूशन्स वगैरह करता था, तो मैंने दिमाग में एक मन बना लिया था कि मैं बॉम्बे जाऊँगा। तो मैंने माँ बाप को बताया नहीं, और मैं धीरे धीरे अपने जो महीने का खर्चा जो मैं ट्यूशन करके जमा करता था, उससे मैं सेव करते करते 3 साल मैंने कॉलेज में 7,000 रुपये सेव किए, और फिर मैं बॉम्बे आ गया। प्लान बना के आया? हाँ, 3 साल मैंने उस पर काम किया। कॉलेज फिनिश किया। फिर जब बॉम्बे आया तो फिर एक कोई पेपर मेरा वो हो गया, एसेंशियल रिपीट आ गया इकोनॉमिक्स का। तो फिर मैंने वो क्लियर कर दिया। फिर दिल्ली गए? हाँ, क्लियर करने। तो मम्मी पापा क्या बोले? आ गए आप? हाँ, बोले तो फेल हो गया है, मतलब उनको पहले आप? हाँ, तो मैं 20-21 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया था, और मतलब
मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे आके एक्टिंग करनी है, नाटक करना है, एक्टर बनना है। और वो साल कौन सा था जब आप बॉम्बे आए? तो अबाउट 2002-3 1002। तब तो एकदम अलग ही अलग था, है ना, तब वो प्रॉपर बॉम्बे था। या तब भी ऑडिशंस इधर हाँ हाँ, आराम नगर में होते थे? आराम नहीं। नगर नहीं, तब कई अलग अलग जगह पे होते थे। मोस्टली एड्स के ऑडिशन देने में फेमस स्टूडियो जाता था, और में सारे एड्स के कंपनीज थे, इक्विनॉक्स, वाइट लाइट, हाईलाइट, ऐसे बहुत सारे वो थे। तो और मेरा सब जो मैं नाटक कर रहा था उस टाइम में, मैं थिएटर में, तो आलिक पदमसी के साथ जुड़ा हुआ था, तो उनके सारे रिहर्सल्स कोलाबा में होते थे, और मैं मीरा रोड में रहता था। तो मैं मीरा रोड से कोलाबा जाता था रिहर्सल के लिए, और महालक्ष्मी जाता था लोकल ट्रेन से सब। तो तब तो ना व्हाट्सएप था ना इंस्टाग्राम था, तो ये कहाँ से पता चलता था कि अच्छा यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, या फिर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ तो पहुँच जाओ? एक्चुअली अभी तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चल जाती है, उस टाइम पे क्या होता था कि आप रैंडम नंबर्स लेके फ़ोन करते थे ऑफिस में, तो उसको कभी कभी सही नंबर भी लग जाएगा, तो सही लग जाता था, कोई उठाता था, कोई नहीं उठाता, किसी का मन हुआ तो बोला आ जाओ, तो चले गए। फिर अपने वॉचमैन को फ़ोटोग्राफ्स दे दिए, फ़ोटोग्राफ के पीछे अभी मेरे पास हैं वो पिक्चर्स, पीछे नाम, एज, वर्क एक्सपीरियंस, हाइट, कलर, कम्प्लेक्शन, डायरेक्टर्स आई वर्क विद, और ऐसा एक पूरा फ़ोटो में लिख के हम लोग को जमा करना होता था। और जुहू में एक स्टूडियो था से चीज़ करके, 50 रुपये में 3 कॉपी मिलती थी, और साथ में नेगेटिव, तो नेगेटिव के फ़ोटो निकाल निकाल के नेगेटिव भेज जाता था वो फिर से खिंचाना पड़ता था, क्योंकि और वो फ़ोटो देना भी ना बहुत एक 50 रुपये के फ़ोटो पे क्या ही पोर्टफोलियो बनेगा, सोचो आप, समझ रहे हैं आप? सो कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे फ़ोटो ले ऐसे करके फ़ोटो लेके 3 पोजेज में, प्रोफाइल, मिड, पोर्ट्रेट और एक फुल लेंथ, ऐसे 3 फोटोग्राफ लेके आप पीछे वो पेन से लिख के, अब आप जब देते थे ना तो बड़े ही भारी मन से देते थे कि यार ये 3 फोटो दे दिए, अब वो तो डाल देगा डस्टबिन में, मुझे फिर से फ़ोटो खिंचानी पड़ेगी, उसके पैसे कहाँ से, ये सब चलता था दिमाग में। तो दे वर वेरी रोमांटिक डेज। आजकल बहुत सारे एक्टर्स वो सर्वाइवल के लिए ये वाला काम करते हैं। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो टीवी में एक्टिंग करते हैं। ये डिसीजन बहुत मुश्किल होता है लेना, वो बोलते हैं कि आदत हो जाती है आपको, बिल्स तो पे करना है, तो जा रहे हैं, वो उस एक्टिंग से कुछ नहीं है, बस हाँ वो एक्चुअली बहुत बड़ा मर्डर हो जाता है वो, अगर आपने सही समय पे, जैसे कभी कहीं पढ़ रहा था कि अगर आपने गलत ट्रेन में चढ़ गए ना, ठीक है, तो आप जितनी जल्दी नहीं उतरोगे ना, आप उतने मंजिल से दूर चले जाओगे, और वहाँ से वापस आने में टाइम लगता है। तो जैसे अगर आपको अंधेरी उतरना है और आप बैठ गए टीवी वाले ट्रेन में, या कोई भी दूसरे जॉब की ट्रेन में बैठ गए, और आप चले गए दादर वादा क्रॉस के मुंबई सेंट्रल चले गए, अब आपको जाना था उस तरफ, आप जा रहे हैं उस तरफ, तो वो जो डिस्टेंस होता है ना, ये कहीं भी अगर आपको कहीं भी कभी भी अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपको उसी टाइम उतर जाना चाहिए, तो आप अपने मंजिल से बहुत दूर चले जाओगे। अभी जैसे थिएटर में आप आ गए, पहला मेजर ब्रेक जो जैसे कि आप रंगे बसंती में थे, वो सेट का डे 1 अगर आपको याद है, वो कैसे मिला? आप ऑडिशन, ऑब्वियसली आपने भी ऑडिशन ही दिया होगा। महालक्ष्मी में वही फेमस स्टूडियो में ऑडिशन दिया, फिर महबूब स्टूडियो में ऑडिशन होते थे। उस टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही कास्टिंग करते थे। तो बेसिकली दोस्ती यारी करनी पड़ती थी, नेटवर्किंग। हाँ वो एक्चुअली जो अभी आपने मुझे पूछा ना नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग जो मिनिमम लेवल पे जो नेटवर्किंग होती है ना, जब आदमी कुछ चाह रहा है, और ऐसा नहीं कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर से नेटवर्किंग, उनको मैसेज करना, ऐसे कितने ऐसे मेरे पास डायरी थी, उसमें सारे नंबर्स लिखे रहते थे कि ये रामगोपाल वर्मा का असिस्टेंट है, ये इसका असिस्टेंट है, वो उसका असिस्टेंट है, ये इसका असिस्टेंट है, ये उधर ये उसका प्रोडक्शन कंट्रोलर है। ऐसे लोग को ना फ़ोन करना पड़ता था कि अरे दादा कुछ है क्या, बताओ ना। तो हाँ, तो अभी अगले महीने में मुक्ता आर्ट्स में एक फ़िल्म कर रहा हूँ, तो वो कहीं और था, तो प्रोडक्शन वाला कहीं मुक्ता आर्ट्स चला गया, तो बोले तू 2 महीने बाद वहाँ जा। अब 2 महीने डायरी पे लिख के रखा है, तो एप्पल कैलेंडर नहीं होता था कि आपका बजेगा, आपने लिख दिया 2 महीने बाद मुझे इस बंदे को इस ऑफिस में मिलना है। अब वो दिन आते जाते थे, फिर आप वो नोट बनाते थे, फिर आप उस ऑफिस पहुंचते थे, फिर आपको वॉचमैन वेट कराता था। तो एक्टर की ज़िंदगी ना सिर्फ रिजेक्शन में, ये जो मज़ा है ना, ये बहुत मुश्किल लाइफ नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही मेडिटेटिव लाइफ है। आपको भगा देना, आपको एक तरह से ट्रीट करना, वो जो आप अनफिट कहना,
कंडीशनिंग हो जाती है उससे, तो आपको हर दिन तोड़ा जाता है, उसके बावजूद जब आप खड़े होते हैं ना रोज सुबह, उसका अलग ही मजा है। इट्स लाइक अ सोल्जर्स लाइफ। आपको कब लगा एक टाइम पे कि हाँ अब नाउ द वर्क इज रोलिंग ऑन अ कंटिन्यू, आपका स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, आप पढ़ रहे हो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी हो, जब आपको लगा कि हाँ अब गाड़ी एकदम प्रॉपर स्टार्ट हो गई है? एक्चुअली मैं सच बात बताऊं, एक्टर की लाइफ में ना कभी ऐसा फीलिंग आता ही नहीं है। मेरे को तो आता ही नहीं कि अब तो मैं रोलिंग हो गया है, मेरे को अभी भी नहीं वो फीलिंग आता है। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, पर अभी भी मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ कर लिया है, मैं कुछ बन गया हूँ, अब लाइफ आसान हो गई है। मतलब मुझे ना 2005 रंग दे बसंती के बाद जब मैंने को एक ब्रिटिश प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिला और मैंने खूब घूमा, दुनिया भर घूमा, और उसके बाद कमी नहीं मिली, वो मुझे बहुत आसान लगता था। लेकिन जैसे मैं फिल्मों में जब कमीने में आया ना, तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, अरे कुछ बड़ा हो गया ये, कि लोग बात कर रहे हैं यार, मतलब चंदन रॉय सान्याल का नाम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब लोग पूछ रहे हैं ऐसा। लेकिन वो रोलिंग वाला फीलिंग मेरे को कभी आता नहीं है। मुझे लगता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये हो गया, व्हाट नेक्स्ट, कैसे अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखना है, अपना दिमाग संतुलन में रखना है, शरीर हाथ में रखना है, अच्छा काम करना है। खुशी मिलती है, अभी जैसे आश्रम लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है, लेकिन उसमें मैं भटक नहीं जाता हूँ कि रिलैक्स हो गए, अब हाँ कि लाइफ आसान हो गई है, अब स्क्रिप्ट आएंगी, मैं पढ़ूंगा, मैं सोचूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैरी ऑन विद माई लाइफ एग्जैक्टली हाउ आई यूज्ड टू बी इन 2005। जब आश्रम की स्क्रिप्ट आपके पास आई और आपने पढ़ा अपना कैरेक्टर ब्रीफ, कैरेक्टर आर्क, तो वो कौन सी एक चीज़ है जो आपको ड्राइव करेगी, यार ये मैं मिस नहीं करूँगा, मैं अभी फ़ोन करके बोल देता हूँ? हाँ, वो एक्चुअली मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट ही बहुत धुआंधार थी। सिर्फ मेरा रोल नहीं, मेरा रोल तो मुझे बहुत पसंद आया। मुझे लगा वो बहुत सालों बाद मैंने एक ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी जिसमें मेरा रोल इतना धुआंधार है और पावरफुल रोल था, और मेरे लिए ऐसा रोल भेजा गया है, मेरे लिए बहुत खुश हो गया कि मतलब सरप्राइज भी था, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मैं कहानी की तरह पढ़ता हूँ, मतलब मुझे ऐसे नहीं पढ़ता हूँ कि अपने सीन पढ़ के जज नहीं करता कि मेरे सीन क्या है। मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, कहानी क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, अरे उसके ऊपर फिर प्रकाश झा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इतने बड़े डायरेक्टर, फिर उनसे मिला, उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, मेरा रोल समझाया, और फिर जर्नी शुरू हो गई उसकी। कैसे हैं प्रकाश सर? मुझे तो बहुत इंटिमिडेटिंग लगते हैं। लोगों को लगते हैं इंटिमिडेटिंग? हाँ, मतलब बहुत लोग लगते हैं, जैसे मैंने एक बार नाना पाटेकर का इंटरव्यू था, बहुत इंटिमिडेटिंग लगी, लेकिन बात करी तो लगा अरे बहुत ही अच्छे से बात अरे की। प्रकाश जी बहुत मज़ेदार आदमी है एक्चुअली। हाँ, कुछ बताइए उनके बारे में। वो ही इज़ लाइक अ सोल्जर। वो कैमरा भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, सोशल सर्विस, बिजनेसमैन भी हैं। 2 फिल्म्स ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हो, उसको आपने डायरेक्ट भी किया है और एक्ट भी किया। अरे वाह! तो ये कब आपने डिसाइड किया कि मैं अब चार्ज कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता हूँ? मेरे को एक्चुअली बहुत ब्रेव, बहुत पैसे भी चाहिए और ब्रेवरी भी चाहिए। मैं एक्चुअली जब मैं नाटक करता था तो मेरी अपनी थिएटर कंपनी थी। तो मेरे ग्रुप में काफ़ी सारे एक्टर्स आके गए, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, दे आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। तो सब मेरे साथ नाटक करके गए हैं, और वो बहुत पैशनेटली नाटक करता था, एक साल रिहर्सल करता था। कमीने के बाद मुझे जो पैसे मिले, मैंने सारे पैसे नाटक में डाल दिए, तो मैं उस तरह से नाटक करता था। तो मुझे क्रिएट करने का बड़ा शौक था, और नाटक में ना कुछ करते करते वो एक बनाना, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, नए नए एक्टर्स, राइटर्स, मुझे बड़ा मज़ा आता था क्रिएट करने में, और एक्ट भी करता था। पर अपने आप को ऐसा नहीं कि सबसे अच्छा रोल दे के अपने आप को शोकेस करूँ, ऐसा नहीं। तो रंगमंच से वो आया कि सबको मिलके बनाना, नाटक बनाना। और फिर मुझे लगा कि जब मैं फिल्में करने लगा, तो फिल्म में मैंने क्या होता है, एक्टर्स के पास बहुत टाइम होता है। अब मतलब 3-4 महीना शूट होता है फिल्म का, तो आपके पास टाइम बहुत होता है सेट पे। सुबह आप शूट किए, एक शॉट दिया, फिर आप दिन भर बैठे, फिर रात को एक शॉट हुआ। इस दौरान मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हाउ टू यूज़ माई सेल्फ, हाउ टू यूज़ माई फ्री टाइम, हाउ टू मेक माई सेल्फ प्रोडक्टिव। देन आई यूज्ड टू वॉच आई स्टिल वॉच a lot of films, international cinema, world cinema.
तो देखते देखते ना मेरा वहाँ पे थोड़ा ज्ञान बढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि ओके, एक दूसरे तरीके की फिल्में भी बनती हैं और इनको मुझे स्टडी करना चाहिए। तो फिर मैं उनको देखने लगा, एक एक डायरेक्टर पकड़ता था और उनकी सारी फिल्में देखता था, कोई हो, फेलिनी हो, किस्लॉस्की हो, वुडी एलन हो, पोलेंस्की हो, तारकोस्की हो, क्यूब्रिक हो गया, चैपलिन हो गया, हिचकॉक हो गया, बहुत। तो मैं सब देखने लगा। फिर मैं कैटेगराइज करके ईरानियन सिनेमा, स्वीडिश सिनेमा, डैनिश सिनेमा, जर्मन सिनेमा, फ्रेंच सिनेमा देखने लगा, मतलब एग्जॉस्टिव। फिर मैंने एक फिल्म क्लब चालू किया अपने घर पे, बड़ा टीवी लिया और मैं सबको मैसेज करता था कि आज मैं ये फिल्म देख रहा हूँ, जिसको देखना आ जाओ। तो फिर लोग आते थे मेरे घर पे। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, कभी भी मिले। तो फिर मेरे घर लोग आते थे, हम लोग, मैं अलग अलग तरह की फिल्में दिखाता था, मैं भी देखता था, सब देखते थे, फिर हम लोग डिस्कस करते थे 4-5 बजे तक सुबह। फिर लोग घर जाते थे, फिर दोपहर को रिहर्सल होती थी। तो मैं बहुत, और फिर मैं उस टाइम पे लिखना शुरू किया मैंने। देन आई स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स। मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई हिरोशिमा, साइलेंट फिल्म है, यूट्यूब पे है वो। फिर मैंने एक फिल्म बनाई 35mm। फिर मैंने एक फिल्म बनाई आज़ाद। फिर एक मैंने फ़ोन पे फिल्म शूट की इटली में जाके, सो सिसिली। उसके बाद करते करते मैं इन 2 फिल्मों तक पहुंचा। हाँ, फिल्म तो वही है, वो प्रोसेस, फिल्में बनाना, देखना, लिखना, शॉर्ट फिल्म बनाना करते करते मैं यहाँ पहुंचा। और क्योंकि मैं अलग अलग डायरेक्टर से काम कर चुका हूँ, इम्तियाज़ अली, विशाल भारद्वाज, निखिल अडवाणी, सुभाष घई, संजय गुप्ता, नवदीप सिंह, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, बुद्धदेव दास गुप्ता, अनिरुद्ध रॉय चौधरी। तो इन सब के साथ अलग अलग, सबके अलग अलग स्टाइल है फिल्म बनाने की। तो सेट पे उनको देखता था, मैं सबसे पहले सोचता था ये एडिटिंग क्या होती है, फिल्म शूट कैसे करते हैं। तो मुझे पहले मैं अंधों की तरह एक्टिंग करता था। अंधों की तरह एक्टिंग मतलब आपने बोला, आप कर दिया, आपने सब बहुत अच्छा एक्टिंग किया आपने। लेकिन फिल्म एक्टिंग में ना आपको मेजर्ड होता है। अब मुझे पता है कि ये सीन कैसे कटेगा, कैमरा कहाँ जाएगा, लेंस कौन सा होगा, ये क्लोजअप है कि मिड शॉट है, कि कैसे कटेगा, उस एंट्री पे कटेगा, ये रहेगा, ये तो मुझे समझ में आने लगा है। तो कई लोग, अभी इस पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, कई लोग बोलते हैं अरे यार तुम एक्टर हो, तुम इस बारे में क्यों सोचते हो, तुम पूरा करो अपना। फिर है ना, कुछ डायरेक्टर ऐसे तो मैं पूरा भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग उसमें चलते रहे। तो फिर धीरे धीरे मैं वॉच करने लगा कि ये लोग शूट कैसे करते हैं एक सीन को, है ना। तो मैं सीन पढ़ा होता है, अब उसी सीन में हूँ, अब उनको देखता था कि ये अब कहाँ कैमरा रखेंगे, ये लाइटिंग कैसे हो रही है। फिर उसको जब मैं एंड रिजल्ट देखता था, फिर मैं उसको स्टडी करता था। तो ये सब मैं करते रहता था, ये किसी को बताता नहीं था, अपने अंदर ही मैं प्रोसेस करता था। उससे फिर धीरे धीरे जब मैंने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू की, तो मैं शॉर्ट डिवीजन सीखने लगा कि अच्छा ऐसे होता है। अब थोड़ा नेचुरली आने लगा है। अभी मैं करते करते समझ में आ जाता है कि ये सीन फिल्म में दिखेगा कैसे। तो अभी बिना कुछ ज़्यादा बताए उन 2 फिल्म्स के बारे में आप जॉनर तो बता सकते हो? हाँ, एक फिल्म का नाम है सूजी क्यू। या इट्स अबाउट अ मर्डरेस and it's basically a 90-minute film, and it's a comic thriller, psychological comic thriller. And another film is called Playback Singer. It's a musical, इसमें 8 गाने हैं, and it's set in 1990s in Bihar, in Jamshedpur. तो थोड़ी हिंदी है, थोड़ी भोजपुरी है, थोड़ा मलयालम भी है इसमें, सब यूज लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। एंड इसमें निधि सिंह है, प्रियंका, हाँ निधि सिंह, वो शी इज़ द मेन गर्ल, मेन लीड। फिर मैंने एक रोल किया है, प्रियंका बोस हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे थिएटर एक्टर्स हैं। कब तक? अभी दोनों आई थिंक मिड दिस ईयर, आई थिंक अगस्त सितंबर तक आप लोग सब देखेंगे। और जैसे कुछ एक्टर्स के करियर में कुछ करियर डिफाइनिंग रोल आते हैं कि लोग फिर उनसे उसी से उनको पहचानने लगते हैं, और फिर कभी कभी होता है ना कि बहुत काइंड ऑफ सेम स्क्रिप्ट आने लगती है क्योंकि वो शो इतना बड़ा बन जाता है। जैसे आश्रम में आपका लॉकडाउन में जब ये शो आया था, लोगों ने देखा, फिर ग्रेजुअली उसके सीजन्स आए, अभी बहुत लोग ने देख लिया, वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट वॉच शो। तो क्या लोग आपको इसी नाम, कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं जब आप सिर्फ जाते हो? हाँ, एयरपोर्ट पे, कहीं भी एयरपोर्ट में जाता हूँ, मॉल में या एरोप्लेन में,
बीच पे, रेस्टोरेंट में, शैक में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लोग भोपा स्वामी बोल के जपनाम जपनाम करते हैं। तो और फोटोज के कमेंट्स में भी, है ना? हाँ, है ना? फोटो के कमेंट्स में जब भी डालो तो वो जपनाम करते हैं, भोपा स्वामी ये, भोपा स्वामी वो, भोपा स्वामी आपके साथ ये हो गया। एंड आई फील दैट दे आर सो इन्वॉल्व विद दैट कैरेक्टर कि वो उसको फील कर रहे हैं। अरे यार तुम्हारा तो कट गया, अरे तुमने ऐसा कर दिया, अरे तुम्हारे साथ ये बुरा हुआ, अरे तुमने अच्छा, अरे बाबा ने ऐसा कर दिया आपके साथ, अरे आपने बाबा के साथ ऐसा कर दिया। तो यार पीपल आर सो इन्वॉल्व विद दिस कैरेक्टर्स। अरे पम्पी को कैसे क्यों भागने दिया, अरे पम्पी को ऐसा क्यों किया। वही उनके दिमाग में हेडस्पेस में वही चल तो रहा है। मतलब दे आर सो इन्वॉल्व विद दीज कैरेक्टर्स, उनको इतना अच्छा लगा है। बॉबी सर का रोल, अदिति, सच, सारे एक्टर्स, दर्शन त्रिधा, एवरीबडी प्लेड द पार्ट सो वेल। उसी से आई थिंक वो जो मामला बना है, थैंक्स टू प्रकाश जी द डायरेक्टर, तो इसलिए वो कैरेक्टर इतना उड़ के आया है और लोग उसको ऐसे बात करते हैं। तो अभी अगला जो भी इसके आगे की सीजन आए उनका कुछ अपडेट आपको आया? अभी कि तक वो तो राइटिंग स्टेज भी नहीं चल रही कि हो गई इसकी? वो तो अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दिस वन डज, बट आई थिंक इट्स डूइंग this has been the best season for Ashram. it is. मैं हर जगह पढ़ रहा हूँ Yeah, उसके it has been the best till now. So I am hoping and I hope Amazon or MX Player इस पे कुछ कर रहे होंगे. So I love to be back as Bhopa and show you some more side of it. एक ऐसा, this leads me to my second part of the question. कौन सा एक कैरेक्टर आर्क है या ब्रीफ है जो सबसे ज्यादा आपको आता है और आपको लगता है यार ये फिर से आ गया, ये मुझे नहीं करना, आई एम क्लियर, पर वो आता ही रहता है बिकॉज एक बन जाता है अंदर से? I think generally वो एक विलन के रोल्स बहुत आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं आउट एंड आउट ब्लैक की ग्रे शेड्स? ब्लैक रहता है, बट मैं ज़्यादातर करता नहीं हूँ। मैं बोला कि विलन नहीं करना है, क्योंकि मुझे करना है कि जो अब जैसे भोपा स्वामी विलन नहीं है, वो एक कैरेक्टर है, तो मतलब कि उसके शेड्स हो सकते हैं, खतरनाक हो सकता है, मतलब एक खराब आदमी है, अगर वो खराब आदमी नहीं है, वो खराब काम कर रहा है, तो वो घर पे अच्छा बाप भी हो सकता है, वो पत्नी को प्यार भी कर सकता है, वो अच्छा दोस्त भी हो सकता है, एनिमल लवर हो सकता है। तो आप देखिए ना, भोपा अगर विलेनस है लेकिन वो अच्छा दोस्त है, उसकी लॉयल्टी है, लोग लिखते हैं लॉयल्टी, ही इज़ अ गुड लवर ऑल्सो, ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें जब मुझे पढ़ने में मिलती है तब कि दूसरे आयाम क्या हैं कैरेक्टर, आपसे बुरे ही हैं, आप बुरे हैं, आपने मार दिया लोगों को, सबको जला के राख कर दिया, आई थिंक ऑडियंस को भी उसमें मज़ा नहीं आएगा कर देखने में, क्योंकि बोला कि एक इज जस्ट वन डिमेंशन, थोड़े और डिमेंशन खुलते हैं ना, तो वो फिर विलेन का वो पोएट्री निकल के आती है। एंड सेइंग नो इज एन आर्ट, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, सीख रहा हूं ना कहना। हाँ मुश्किल है, डायरेक्ट ना कह देते हो कि नहीं डायरेक्ट नहीं कहता मैं समझाता हूँ कि ऐसा है ऐसा है। अभी जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, वो लोग, उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर किया, दे आर द प्रोड्यूसर्स, तो मैंने पहले वाला स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, तो मैंने हाँ ठीक है मैं करूँगा यार, तेरी फिल्म है, तो बोला अरे दादा बिल्कुल सही है। फिर देन दे सेंड मी द स्क्रिप्ट, आई रेड द स्क्रिप्ट, मैंने सेड अरे यार ये तो मैं नहीं कर सकता यार। बोला अरे क्यों, क्या हुआ, ऐसा हम लोग इसको ऐसा करेंगे। मैंने नहीं अच्छी बात है, तुम करोगे, तुम दोस्त हो, बट समझ जाओ यार, मतलब मैंने उसको प्यार से बोला तो वो समझ गया, आई अंडरस्टैंड। आई सेड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट डेट्स और एनीथिंग। इससे मैं मैं आर्टिस्ट हूँ, अगर मेरा मन नहीं मानेगा तो तेरे को भी अच्छा, मेरा मैं तो कर दूंगा, अगर मैं थोड़ी उंगली हिलाई ऐसे किसी तरह से देखा, आंखें को करके बोलूँगा, लोग बोलेंगे वाह वाह क्या एक्टिंग की है, लेकिन मुझे वैसे एक्टिंग नहीं करनी है, बिकॉज इन्वॉल्व होके मज़े से तेरे लिए करना है। तो जब कोई और दूसरी स्क्रिप्ट तो बनाएगा ही, तो फिर करेंगे, तो वक्त आएगा। तो अच्छे दोस्त तो समझ जाते हैं। हाँ, तो अभी आपके प्रोडक्शन हाउस के अलावा क्या अपकमिंग है जिस बारे में आप बात कर सकते हैं, जो अभी रेडी है इस साल निकलने वाला? क्या है, मैंने एक बंगला फिल्म की है जी, उसका नाम है डियर माँ, उसके डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिन्होंने पिंक बनाई थी, और उसमें मेरे साथ हैं एक बांग्लादेशी एक्ट्रेस हैं बहुत अच्छी, जया एहसान, वो एक फिल्म की है, और 2-3 फिल्में मैंने और की हैं, लेकिन मैं अभी उसको बता नहीं सकता, जॉनर बता दीजिए, वो निकल जाएगा मामला। बहुत अच्छी फिल्म है वो, 2 फिल्में और की हैं मैंने, जो बहुत ही अच्छी फिल्म है, इतना बता सकता हूँ, और मेरी 2 खुद फिल्में आएंगी तो है, अभी इसके बाद 5-6 रिलीजेस और हैं। एंड लास्टली, जैसे मैं बोल रहा था आपसे नेटवर्किंग का, सबका तो निकल गई बातों में, अभी क्या होता है, जैसे अभी आधे में डिवाइडेड है, आधे एक्टर्स बोलते हैं कि जाओ पार्टीज में जाओ, नेटवर्क करो,
काम मिलता है। और आधे लोग कहते हैं किसी भी फिल्मी पार्टी में आपको कोई भी रोल ऑफर नहीं होता, सिर्फ बातें होती है और बाकी चीजें। हाँ नहीं, एक्चुअली फिल्मी पार्टीज में मुझे भी लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है, बट क्या होता है पर आप कि जाते हो। मैं जाता हूँ, जैसे दोस्तों की स्क्रीनिंग्स हुई, कुछ फिल्में हुई तो मैं जाता हूँ, सपोर्ट करने जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद फिल्म बना रहा हूँ। आई विल सपोर्ट देम, दे विल सपोर्ट मी, वी ऑल को एग्जिस्ट टुगेदर, राइट। एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे मैं जाता हूँ। वो क्या होता है कि दिखना थोड़ा ज़रूरी होता है, दिखना मतलब कि लोग के ध्यान से निकल जाता है। ऐसा नहीं कि आप अच्छे एक्टर नहीं हैं या आप, तो लोग लगता है ध्यान से हट जाता है। आउट ऑफ साइट, सो यू हैव टू बी ऑलवेज सीन, डू समथिंग, मीट पीपल, ऐसे वाला। बट ये ऑटोमेटिक हो तो अच्छा लगता है। नहीं अगर आप इसको मैनुअली मैकेनिकली करेंगे तो सामने वाला भी समझ जाता है कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, प्रिटेंशियस हो जाता है। बट सबको पता है कि एक्टर को ये करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यू नो यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर वर्क, यू कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर रोल्स, कैरेक्टर्स, एंड यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। सो बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार, थैंक यू फिर मच, से मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू।